ये मीडिएशन के लिए पाकिस्तान को क्यों चूज कर रहा है मैडम? मीडिएशन दुनिया में इतना कुछ हुआ है पिछले 5-6 साल, इस दशक में इतना कुछ हुआ है दुनिया में। वो यूएन का एक बाबा है, वो गुटरेस वो गुटरगुन करते हैं। प्रधानमंत्री की हमारे साथ जो उन्होंने एक अपील करी है, रिक्वेस्ट करी है इनफैक्ट लोगों को, बाकी देशों में तो मेड इट मैंडेटरी, रिक्वेस्ट करी ये करने की अपील क्यों करी है? क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नेशनलिज्म है या लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी? डिंडोरा पीट रहे हैं कि जी हम हो गए, हम यहाँ आ गए, हम वहां आ गए, उल्टे सीधे बयान देते जा रहे हैं। मोदी जी को पकड़ के 2 मारने चाहिए कि यार। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुशांत सरीन। ही इज अ सीनियर फेलो एट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इनके बारे में आप सब जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी आपको इनके बारे में। आई थिंक ऑन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, टेररिज्म के ये सबसे बड़े एनालिस्ट हैं। एंड ही डजंट मिन्स वर्ड्स एंड ही इज रिस्पेक्टेड फॉर गिविंग डायरेक्ट आंसर्स। इनकी नो नॉनसेंस पॉलिसी होती है एंड बड़े शार्प एनालिसिस होते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सुशांत। हाय सुशांत। हेलो सुशांत। थैंक्स पायल। ओके सुशांत, थोड़ा सा ये जियो पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो मैं ये आपके लिए सवाल लेकर आई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में जो हो रहा है, जो प्रधानमंत्री की हमारे साथ जो उन्होंने एक अपील करी है, रिक्वेस्ट करी है इनफैक्ट लोगों को, बाकी देशों में तो मेड इट मैंडेटरी, रिक्वेस्ट करी ये करने की अपील क्यों करी है? क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नेशनलिज्म है या लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी? आई डोंट नो वेदर इट्स अबाउट नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजी। देखिए, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, शॉर्टेजेस आर लूमिंग लार्ज। बस ये हो सकता है कि अभी तक तो मैनेज कर रहे हैं, जैसे एलपीजी है या पेट्रोल की सप्लाईज हैं। हमने पिछले 10-15-20 वर्षों में थोड़ा सा और समय से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज बना ली थी जो अब हमारे को अच्छी तरीके से सर्व कर रही हैं। अंबानी, अडानी और ये सब तो गालियां देना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो जो रिफाइनरीज और जो पोर्ट्स और वो सारा तामझाम बनाया गया है, वही आज हमारे काम आ रहा है ना, जब दुनिया भर में हाहाकार मचा। तो यहीं से हम लोग दुनिया भर से अब हम किसी भी किस्म का तेल ले सकते हैं। पायल, लोग भूल जाते हैं, भारत में एक तो मेमोरी भी जोड़ी होती है ना, वो गोल्डफिश की तरीके की होती है कि हम लोग चीजें होती हैं और हम भूल जाते हैं। उसमें हम बाद में भी आएंगे, कैसे पूर्व सेना अध्यक्ष और आरएसएस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कैसे कैसे भूल जाते हैं क्या होता है, लेकिन वो अलग बहस है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक जमाना था कि हमारी जो रिफाइनरी कैपेसिटी थी, हम बड़े डिपेंडेंट होते थे। एक पर्टिकुलर तरीके का तेल ही रिफाइनरी रिफाइन कर सकते, यानी कि अगर वो रिफाइनरी ईरान से तेल के लिए सक्षम थी तो सिर्फ ईरान से ही तेल लेकर के वो रिफाइन कर सकते, और तेल की लगभग 100 से ऊपर किस्म की वेराइटीज होती। अब जो हमारे पास रिफाइनरीज हैं, कुछ 2-3 बड़ी जो हैं, वो दुनिया में जो 100 किस्म के तेल है, 100 से ऊपर किस्म के तेल, हर किस्म का तेल रिफाइन कर सकते। तो अब आपकी ऑप्शन हो जाती है ना, आप रूस से भी तेल ले सकते हैं, वेनेजुएला से भी ले सकते हैं, लिबिया से भी ले सकते हैं, अंगोला से भी ले सकते हैं, तमाम दुनिया से ले सकते हैं। तो इस करके अभी हम लोग थोड़े बहुत ठीक हैं, लेकिन इंटरनेशनल मंडी में दाम तो बढ़ रहा है। तो तेल आपको मिल भी जाएगा, लेकिन किस भाव से मिल रहा है? जो तेल आप $60-65 का लेते थे, वो तेल आज की डेट में $125, $130, $140 का मिल रहा है जब आप खरीद। अब आप जिस दाम पर तेल बेच रहे हैं यहाँ पर अपने पेट्रोल पंप्स पे, ये वही 60 और 70 का जो रेट है उसके हिसाब से बेच रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने टैक्स वैक्स लगा रखे हैं, वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है। आप टैक्स को कम भी कर देंगे तो वो भरपाई नहीं हो जाएगी, और टैक्स को आप इसलिए कम नहीं कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि फिर आपको अपने राजस्व का भी ध्यान रखना, रेवेन्यू का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर्स है। नहीं तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा और उससे इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन तो खैर तेल का दाम बढ़ाने से भी आएगी, लेकिन वो डबल वैमी हो जाता, तो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो अभी तक तो आप मैनेज कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो ये आपको बता रहे हैं कि यार देखो, हालात, सारी चीजें हम दुनिया भर के ऊपर तो काबिज नहीं है, हम तो वो चीज संभाल सकते हैं जो हमारे बस में है। हमारे बस में ये है कि भाई हम थोड़ा सी ऑस्टेरिटी कर लें। अगर एक चक्कर से गाड़ी का काम चल सकता है तो 2-3-4 चक्कर ना लगाएं, आप पूल कर लें। आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर लें। तेल की खपत अगर कम होगी तो आपको आयात कम करना पड़ेगा, तो उससे आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बचता है। अगर सोना आप लेते हैं जो आपका
दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट है, अगर आप उसकी जो जो आप कंज्यूम करते हैं सोने को, अगर एक साल आप नहीं खरीदेंगे तो दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी ना भाई। हाँ, अगर आप एक साल या नहीं खरीदते या कम खरीदते हैं, आप 1 तोला लेते थे, अब आप आधा तोला ले लीजिए, तो दुनिया खत्म तो नहीं होगी ना उससे आपका आपका लेकिन देश को बड़ा फर्क पड़ेगा। जहां आप 70-80 टन मंगवाते थे, वहां आप अगर 20-25 टन ही मंगवाते हैं, कितना आपका फॉरेन एक्सचेंज बच जाता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू। अब इमरजेंसी तो है, अब वो मेरे ख्याल एक लिहाज से आप सरकार की सराहना भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हिसाब से आपको मेरे ख्याल सरकार को दोषी भी ठहराना चाहिए कि यार अगर दुनिया भर में प्रॉब्लम है तो आप ये क्यों धुरंधर टाइप बिहेवियर कर रहे हैं कि नहीं भारत को कुछ नहीं होगा। होगा ना भारत को भी, अगर दुनिया भर में है तो हमारे यहां पर भी असर पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से तो पड़ेगा। आप तेल का दाम नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी जो तेल की कंपनियां हैं वो घाटे में जाएंगी, उस घाटे को भरपाई करने के लिए आप कोई ऑयल बॉन्ड्स वगैरह निकालेंगे जैसे मनमोहन सिंह वगैरह करते थे, उससे कहीं ना कहीं से तो पैसा आना है ना यार। ये तो है नहीं कि जी भगवान ने आपको बस पैसा दे दिया, ऐसे तो नहीं होगा। हेलीकॉप्टर मनी तो है नहीं, पैसा तो कहीं से आना है, खर्चा भी कहीं से होना है, वो कहां से होगा, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा। तो ये चीजें लोगों को समझ आ जाएगी, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा यार, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि अगर मैं 90 रुपए 1 लीटर के दे रहा हूं और कल को मेरे को 120 रुपए देने पड़े तो मुझे भी बड़ी चोट लगेगी भाई। लेकिन इशू ये है कि आप अगर लोगों को अवगत नहीं करवाएंगे, उनको सेंसिटाइज नहीं करवाएंगे, और ये केवल एक भाषण देने से नहीं हो जाएगा, आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को, समझाना पड़ेगा लोगों को। और ये जो बेवकूफी वाली जो उठापटक होती है ना राजनीतिक, ये देखो जी मोदी जी का क्या हो गया, ये बकवास है, दिस इज नॉइस, ये शोर है। इस शोर से आगे बढ़कर आपको लोगों को अवगत करवाना पड़ेगा यार ये प्रॉब्लम्स हैं, और सबके लिए मुश्किल होगी, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं होना चाहिए। और ये एक तो बीजेपी वाले ना ड्रामा बहुत कर, अब वो प्रधानमंत्री बड़े अच्छी चीज बोली कि भाई स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो शिफॉन की साड़ियां पहन के पूरा वो फ्रेंच परफ्यूम लगा के औरतें आ गई जी झाड़ू लेके, किसी को बोले यहाँ पर कूड़ा डालो, चलो मैं सफाई करती हूँ, फिर मैं पोस्ट करूंगी और दिखाऊंगी कि देखिए जी मैंने भी स्वच्छ भारत की। ये बकवास जो है ना, ये ड्रामेबाजी जो है, इसको बकवास को बंद कर देना चाहिए। और ये अब दोबारा से शुरू हो रहा है ये ऑस्टेरिटी, सब अपने आप को दिखाएंगे जी मैं पहले 4 गाड़ियों में जाता था, अब देखिए जी मैं 1 गाड़ी में, मोदी जी देखिए मैंने ये कर दिया। मोदी जी को पकड़ के 2 जूते मारने चाहिए कि यार ये करो और दिखाओ मत लोगों को। ये बंदे क्या फिजूल की बकवास है यार, सब कुछ दिखाएंगे, देखिए मोदी जी के कहने पे हमने अब ये करना शुरू कर दिया। ये यू नो इट इज क्रिंज। अब की शर्म आती है कि कैसे किस तरह है यार, ये मत करो यार, मतलब ये इतना ही फुद्दू खाते में मत डालो लोगों को यार, जितने तुम बोल रहे हो हर एक चीज में ये करना शुरू कर देते हैं। अब देखना, आप देखना, ये मैं कल से देख रहा हूँ, ये ड्रामा शुरू हो गया कि मोदी जी के उस पे निशान उस पे चलते हुए हमने अब ये डिसाइड किया है कि अब हम ये करेंगे, और फिर 2 मंत्री आ जाएंगे, 3 मंत्री जी हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो ड्रामा यार, साइकिल पे जा रहे हैं, ई रिक्शा में जा रहे हैं, फिर कल को कोई टांगा ले आएगा जी मैं टांगे पे जा रहा हूं। मतलब डोंट डू ऑल दिस स्टूपिडिटी। वैसे ही आपको हम लोगों को, भाई हम लोग ठीक है दुनिया की चौथी, पांचवी, छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है, बहुत गरीबी अभी भी है। और लोगों को खास तौर पर पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं, भाई प्राइवेट में आप अपना बिजनेस करते हैं, आप अपना सब कुछ करते हैं, आप अपना पैसा कमाते हैं, आप सरकार से कुछ नहीं लेते, आप अपना टैक्स पूरा करते हैं, और उसके बाद आप अपना पैसा जैसे भी खर्च करना चाहें वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, फिर आप अगर इस टाइप, फिर तो ये आपके ऊपर लाजमी हो जाता है कि आप एटलीस्ट पब्लिक में या पब्लिक रिसोर्सेज से जिन चीजों का फायदा उठा रहे हैं, सरकारी गाड़ी, सरकारी घर वगैरह वगैरह, उस पे आप एक बहुत स्ट्रिक्ट लिमिट लगाएं अपने ऊपर कि यार हम ये सरकारी पैसे से, सार्वजनिक पैसे से हम ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जिए। ये तो इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर कल्चर। अब ये नाटकबाजी करनी शुरू कर देंगे ये बीजेपी वाले, जैसे इन्होंने स्वच्छ भारत के साथ किया, उस सारी स्कीम को ही मार दिया, ऐसा उसके ऊपर भंड किया इन्होंने कि वो कोई बात अनसक्सेसफुल हो गई। हाँ, तो यू नो दिस इज व्हाट इट इज। एंड हमको लोगों को अवेयर करवाना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं। भाई ठीक है पहले चुनावी वो था, चुनाव थे तो आपने बोला यार चुनावों के बीच में अभी करेंगे तो बुरा असर ना पड़ जाए, वो भी बात समझ में आ जाती है, चलो ठीक है मान ली बात, लेकिन अब तो करना पड़ेगा ना।
कब तक आप अपना ये मसल फ्लेक्सिंग करेंगे कि नहीं देखो हम एक अटल खड़े हुए हैं, हम नहीं करेंगे ये सब? डोंट डू दिस, यू आर डैमेजिंग द इकोनॉमी लाइक दिस, यू आर यू नो इट। जो एक ट्रस्ट होता है ना कि यार ये इकोनॉमिक डिसीजंस होंगी, सेंसिटिविटी के साथ लेनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि बहुत लोग हैं जिनके लिए 10 रुपए भी अगर तेल का दाम बढ़ जाता है, तेल का दाम 10, 15, 20 रुपए भी बढ़ता है, तो ना सिर्फ इमीडिएट उनकी पॉकेट के ऊपर इफेक्ट होगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है। जो खाने पीने की चीजें ओवरऑल, हैं, हाँ, ओवरऑल एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। तो ये सरकार का जो संकोच है वो भी समझ में आता है, लेकिन आपने नीति बनाई थी ना कि हर हफ्ते हम प्राइसेस को रिवाइज करेंगे या हर दिन प्राइस को रिवाइज करेंगे। जब आप ये मुझे कहते हैं कि भाई हमने 3 साल तक नहीं किया, तो ये किसके ऊपर है? उन 3 सालों में आप, और ये हरदीप पुरी जी कह रहे थे उस दिन, किसी ने भी उनसे ये सवाल नहीं किया कि भाई 3 साल जब आपने लास्ट टाइम बढ़ाया था तेल का दाम, ये आपने बढ़ाया था 2022 में, ठीक है, 2022 में आपने बढ़ाया था क्योंकि वहां पर भी एक ऑयल शॉक आया था रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर के, उस समय तो आपने बढ़ा दिया। उसके बाद से तेल का दाम गिरा है, आपने तो अपना दाम नहीं गिराया ना पेट्रोल पंप पे, आप तो वो कमाते जा रहे थे। तो ठीक है, अगर आपने 2-3 महीने का लोगों को एक बफर दे दिया तो वो देना चाहिए था आपको कि जब आप तेल का दाम गिर रहा था तो आप नहीं दाम गिरा रहे थे, उस समय आप उसमें से रेवेन्यू इकट्ठी कर रहे थे, प्रॉफिट बना रहे थे। अब जब तेल का दाम ऊपर गया है तो आप इमीडिएटली अगर दाम बढ़ा देते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहेगा कि यार फिर उस समय क्यों नहीं कम किया? तो अब आप बताइए कि भाई ठीक है, हमने 2-3 महीने जो कर सकते थे वो हमने कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे करके हमारे को इसको रिवाइज करना पड़ेगा। और ये जो है ना, राजनीतिक कारणों से हम लोग जो ये करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं कि नहीं यहां पर तेल नहीं बढ़ाएंगे, वहां पर तेल नहीं बढ़ाएंगे, इस दिन नहीं बढ़ाएंगे, 2 हफ्ते के बाद बढ़ाएंगे। यार अगर डेली या वीकली का मामला रखा हुआ है तो फिर जो भी होता है उस हिसाब से आप तेल का दाम बढ़ाइए या घटाइए भी, जब वो गिरता है तो घटाइए। ये नहीं हो सकता कि जब बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, लेकिन जब गिरेगा तब गिरेगा नहीं, आपके लिए नहीं गिरेगा। ये दिस इज नॉट फेयर। करना है तो ढंग से करो, और फिर लोग उसको ना, पीपल इंटरनलाइज इट कि यार ठीक है ये तो होना ही है। जब आप रोक के रखते हो और फिर उसके बाद एक झटके में करते हो काम, तो यहां पर तो मैं भी ये बोलता हूँ कि झटका इज बैड, हलाल इज गुड। धीरे धीरे करके करते हो। लेकिन जब आप ये झटके में करते हो तो फिर लोग ऑब्वियसली यार उत्तेजित होंगे कि भाई 90 रुपए का दाम आपने 110 रुपए का कर दिया, 120 रुपए का कर दिया। अच्छा सुशांत, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक वॉर की तैयारी है जो इंडिया कर रहा है साथ में, और ये चाइना, पाकिस्तान, ईरान का एक एक्सेस है जो मिलकर इंडिया को इकोनॉमिकली घेरने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है ये? यार ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कैसे, क्यों, कौन सा एक्सेस है, हमको कौन किस तरीके से घेर? भाई ईरान के ऊपर युद्ध तो इजराइल और उसने किया, ठीक है ना। अब हमारा तो तेल आ ही रहा है ना, अभी भी कुछ कुछ तो तेल हमारा निकल के आ ही जाता है वहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान हमारे साथ अभी कोई पंगा उस लिहाज से नहीं कर रहा जिस लिहाज से जो उसने बाकी देशों के साथ किया। हमारे तो फिर भी कुछ 8, 10, 20, अब मेरे पास कोई गिनती नहीं है, बट हमारे टैंकर्स निकल करके आए हैं वहां। तो ये कहना कि जी ये कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं, हो सकता है, अगर है तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई बोलूंगा। अच्छा, ये ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया है, इंडिया अपनी 60%, मैंने बहुत सारे देखो पेपर्स बना के रखे हैं, 60% क्रूड ऑयल जरूरत वेस्ट एशिया से पूरी करे। अगर ये क्राइसिस लंबी होती है तो इंडिया के पास प्लान बी क्या है? देखिए प्लान भी तो ये होगा ना, आप ऑलरेडी, क्राइसिस तो लंबी हो ही गई है यार, 2 महीने से तो हो ही गया है ना। तो और अभी भी बहुत सारी जो शिप्स हैं वो उस तरफ फंसी हुई हैं, अभी भी सारी शिप्स बाहर तो नहीं निकली ना, और कोई नई शिप अंदर नहीं जा रही जहां तक मेरे को पता है। लेकिन देखिए ना, ऑल्टरनेटिव्स तो निकल करके आएंगे। एक तो हम लोग सऊदी अरेबिया से बड़ा तेल लेते थे, प्रॉब्लम हो जाएगी उन देशों के लिए जो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट, कुवैत और इराक इन पर्टिकुलर, और कुछ हद तक ईरान भी। लेकिन सऊदीज की एक पाइपलाइन है जो रेड सी तक जाती है, तो उन्होंने वहां से अब तेल को लोड करना, ऑल्दो उसका थ्रूपुट कम है, जितना उसमें से तेल गुजर सकता है वो उतना नहीं है जितना सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उधर थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है। दूसरा, यूएई ने भी एक पाइपलाइन बनाई हुई है जो फुजेरा वाला पोर्ट है, वहां पर भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वहां से सप्लाईज आ रही हैं। ऑल्दो ईरान
फुजेरा के ऊपर भी अटैक कर रहा था, अभी तक एक दो बार ही तो कर चुके हैं वो, लेकिन वो वाली ऑल्टरनेटिव्स हैं। प्रॉब्लम आपके लिए ये हो जाएगी जो आप इराक से मंगवाते थे, क्योंकि आपका जो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर था वो इराक था, और इराक के पास अभी तक कोई चारा नहीं है कि कहां से वो भेजेगा। ऑल्दो ईरान ने ये कहा है कि भाई इराक में अगर से कोई तेल भर करके जाता है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, हम लोग उस पर कोई वो नहीं लगाएंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन कोई पहले शिप अंदर जाएगी तो फिर बाहर आएगी ना। तो वहां पर है इशू। अब लॉन्ग टर्म में मतलब कि 2 3 5 साल के अंदर तो ये बातचीत चल रही है कि भाई अब सिर्फ एक ही रूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कोई भी हो सकता, तो सब के सब ढूंढ रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या बनेंगे, कौन सी नई पाइपलाइंस बनेंगी। कुछ बात हो रही है, ऑल्दो वो अभी पेपर पे ही है, कोई पुख्ता वो तो नहीं है, कि एक पनामा कनाल टाइप का यूएई बन सकता है यहाँ पर, ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर दे। कुछ बात चल रही है, वो कुछ बात चल रही है कि जी पाइपलाइंस बनेंगी इराक से, कुवैत से, इन जगहों से जो मेडिटेरेनियन की तरफ जाएंगी और सीरिया के थ्रू वगैरह होते होते हुए वो मेडिटेरेनियन पे लोड हो जाएगा उनका तेल, और फिर आप रेड सी के थ्रू आ सकते हैं। तो कुछ प्लान्स हैं, लेकिन अभी इमीडिएटली तो वो नहीं हो सकता। तो हमारे लिए जो इशू होगा, देखिए एक टाइम ये था कि हम ऑलमोस्ट 60% तो रूस से ले रहे थे तेल, तो अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम जो अभी तक रूस से तेल ले रहे हैं उसको बढ़ा दें, तो कुछ भरपाई वहां पर हो जाएगी। फिर कुछ भरपाई ये हो जाएगी कि हम अंगोला से, नाइजीरिया से, जो बड़े उत्पादक हैं उनसे ले सकते हैं। सऊदी अरेबिया से भी हम कुछ तो ले ही सकते हैं, जो हम पहले भी ले ही रहे थे। वो तीसरा सबसे बड़ा हमारा तेल का सप्लायर था, तीसरा या चौथा, तीसरा शायद। तो सऊदी अरेबिया से ले सकते हैं, यूएई से ले सकते हैं थ्रू फुजेरा, शायद उस मात्रा में नहीं जितने में पहले ले रहे थे, लेकिन फिर भी ले तो सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे लिए गैस की हो जाएगी, प्रॉब्लम हमारे लिए फर्टिलाइजर्स की होगी, प्रॉब्लम हमारे लिए कुछ और जो गैसेस हैं, हीलियम शीलियम इस टाइप की जो चीजें हैं जो प्रोडक्शन में यूज होती हैं उसमें होगी। अब वो सारी दुनिया को हो रही है, तो अब या तो ये है कि कोई उसका विकल्प निकाला जाएगा, और सारा इमीडिएटली तो नहीं होगा, तो इसीलिए शॉर्टेजेस होंगी ना, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ करके आप कोई उसका ऑल्टरनेटिव इमीडिएटली नहीं निकाल सकते, इसीलिए शॉर्टेजेस होंगी। इसीलिए जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस विल गो अप, तो वो डबल शॉक होगा, एक सप्लाई शॉक है, एक प्राइस शॉक है, और ये जो डुअल शॉक होगा इसको आपको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उसके तरीके निकालने पड़ेंगे, इसको कैसे हम अब्सॉर्ब करेंगे, और लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि यार ये शॉक्स हैं, अब इसमें देयर इज नथिंग वी कैन डू, ये जादू की छड़ी घुमा करके हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, वी जस्ट सी कहां से और निकल सकते। अच्छा सुशांत, जो आपका बहुत अच्छा, जो जिसपे आप बहुत क्लैरिटी से बोलते हैं और उससे बोलते हैं, मेरे को करना है ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात है। अब ये अबेंस में है अभी अगर देखा जाए तो, एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ, लेकिन इंडिया ने IWT को रिस्टोर नहीं किया। एमई ने साफ कहा, MEA ने, कि ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा। ये सच है क्या कि चुपके से पानी जा रहा है, हमको पता ही नहीं है? देखिए, आप पानी पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है उसको रोक। कुछ तो आपने देखिए ना, 6 नदियां हैं, ऊपर से चले तो इंडस, झेलम, चनाब, ये पाकिस्तान को आवंटित हुई थी, उसमें से हमारे लिए कुछ यूजेस हैं जो हम कर सकते। और फिर 3 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, जो बिल्कुल भारत के हिस्से में आती। अब इन नदियों में से कुछ पानी बहता था, क्योंकि वो बहता था, मतलब कि उसको रोकने का कोई तरीका नहीं था, वो तरीका निकाल लिए गए हैं, तो वो बहुत कम उसको आउटफ्लो उन रिवर से बहुत हद तक वर्चुअली खत्म कर दिया है। अभी मैं देख रहा था वो शाहपुर कंडी डैम बना है रावी के ऊपर, तो उससे तो बिल्कुल ही फ्लो जो है बिल्कुल रुक जाएगा। तो वो तो ईस्टर्न रिवर्स का है। जहां पर वेस्टर्न रिवर्स का सवाल है, आप सिंपल सी बात ये है, आप लोग अपने घर पे भी देखते हैं पायल, अगर पानी ने बहना है तो उसको रोकने का एक तरीका तो यह है कि आप भर लीजिए बाल्टी में, लेकिन बाल्टी की भी लिमिट होती है ना। अगर आप रेजर्वोयर भी बनाए तो उसकी एक लिमिट है, तो जब बाल्टी भर जाएगी तो पानी तो बहेगा बाहर। तो जब हम कहते हैं कि हमने अबेयंस कर दिया है, अब वो उसका अभी फिलहाल के लिए मतलब ये है कि हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो एक नॉर्म्स थे, जैसे हमने कई सारे डैम्स बनाए हैं चेनाब के ऊपर, अब ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली हम पानी स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन तो ये हम वो पानी आता है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको छोड़ते हैं, बिजली बनती है और पानी आगे बह जाता है। उसका कोई रिजर्वोयर एज सच बड़ा सा नहीं है,
और उस पानी को हम डाइवर्ट नहीं करते कहीं। लेकिन उसमें ये था कि बहुत सारे जो डैम्स के डिजाइन थे, ये 1960 में जो ट्रीटी थी उसमें बहुत सारी ऐसी डिजाइन के प्रॉब्लम्स थे जो आगे चल के टेक्नोलॉजी ने सॉर्ट आउट कर दिए, लेकिन ट्रीटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। तो अब हमने बोलता हम ट्रीटी मानते ही नहीं है। तो अब हम जो भी डैम बना रहे हैं, और कई सारे बना रहे हैं, उसमें हम ऐसे प्रोविजंस कर रहे हैं जिसके तहत हम वो डैम्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम वीकेंड, देखिए ना पानी बह रहा है, आपने डैम बनाया, पानी को रोका और फिर छोड़ा ताकि बिजली बने, लेकिन धीरे धीरे करके वो सिल्टिंग हो जाती थी। तो उसमें ये होता था कि नीचे गेट्स होते हैं, अगर आप गेट्स को खोल दें तो वो फ्लश आउट हो जाती है सारी सिल्ट। अब आप वो गेट बना नहीं सकते थे, खोल नहीं सकते थे, उसमें लिमिट्स लगा रखी थी इन्होंने। अब हम वो मानते नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम आपको अगले 15 दिन में पानी चाहिए, ठीक है, मैं अब डैम बंद कर रहा हूं, अब मैं पानी इकट्ठा करूं, तो जिन 15 दिन में आपको चाहिए मैं पानी आपको मिलेगा ही नहीं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। फिर जब मैं छोड़ूंगा, जब मेरा भर जाएगा काफी, तो मैं बिल्कुल ऊपर से नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल नीचे से छोड़ूंगा, ताकि पूरा का पूरा पानी जो है और पूरा का पूरा जो रिजर्वॉयर है वो खाली हो जाए। अब वो रिजर्वॉयर खाली हो गया और पानी एक गश से आपकी तरफ आया। आप जब आप पानी यूज करती हैं तो आप भी पूरी बाल्टी एक बारी में तो नहीं पीती ना, धीरे धीरे करके पिएंगी। तो वो जब गश करके आया वो बाकी बह गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब वो बह गया सारा, मेरा रिजर्वॉयर खाली हो गया, फिर मैंने डैम वो बंद कर दिया। फिर 15 दिन के लिए मैं अब रोक के रखूंगा। और ये मैं जिस तरीके के डैम्स बना रहा हूं, मैं आज जहां पर 15 दिन के लिए रोक के रखा है, फिर यहां पर 15 दिन के लिए रोक के रखूंगा, फिर यहां पर 15 दिन के लिए रोक के रखूंगा। तो आई कैन, जिस सर्टेनिटी से पानी आपके पास आ रहा था, अब मैं आपका बैंड बजा दूंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और जो शायद आगे चल के हम करते रहेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि हम रिजर्वॉयर बनाएं और पानी को डाइवर्ट करें। अब पानी को डाइवर्ट आप इसलिए नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं कर पाएंगे, सिंपली बिकॉज जो वहां की ज्योग्राफी है उस एरिया की, वो आपको परमिशन नहीं देती, ठीक है ना भाई। आप पानी को कहां फिर पहाड़ के ऊपर से चढ़ा करके यहाँ पर दिल्ली लेके आएंगे, क्या नहीं कर सकते आप, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो तो शायद हम अभी तक तो वहां पर जा नहीं रहे। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हम अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब उसमें ये है, जब हम कहते हैं, हम दो चीजें कहते हैं। एक हम कहते हैं कि ट्रीटीज एंड अबेयंस, उसका मतलब कि वो जो कुछ अंकुश हमारे ऊपर पहले थे और जो हम मानते थे, अब हम नहीं मानते। उसका एक दो उदाहरण मैंने आपको दे, लेकिन उसके साथ हमने एक और भी चीज कही है, और हमने ये कहा है कि जब ये अबेयंस में नहीं रहेगी, ये ट्रीटी उस स्वरूप में वापस नहीं आएगी जिस स्वरूप में ये थी पिछले साल से पहले। यानी कि अब जब ये ट्रीटी दोबारा से ऑपरेशनलाइज होगी, इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जिससे हम अपने आप को एक लिहाज से हमारा जो शेयर होता है पानी का, या जो भी हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम पर्याप्त तरीके से कर सकें, एफिशिएंट तरीके से कर सकें। तो मैं बेसिकली फॉर नाउ इट मीन्स दैट दिस ट्रीटी इज गॉन। अच्छा, अब इंडिया में ये बड़ी क्लैरिटी है कि आपको एक ट्रीटी की जरूरत है पाकिस्तान के साथ, सिंपली बिकॉज आप पूरी तरीके से पानी ना रोक सकते हैं, ना रोकना चाहिए आप। लेकिन उसमें जो शर्त लग गई है वो ये है कि भाई अब ये नहीं हो सकता, अब अनलेस आरएसएस वाले जो है उनको सडनली उनके दिल में प्यार आ जाए, या फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं उनके दिल में बहुत सारी उमंगे उठनी शुरू हो जाए, पीपल टू पीपल वाली नॉनसेंस, तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो बेसिकली द डिमांड इज कि भाई आप ये जो आपने आतंक का बाजार खोला हुआ है इसको बंद करिए। ये बंद होता है तो बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आगे बढ़ सकती। एंड आई डोंट नीड टू बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान के साथ भाईचारा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जैसे होता है ना यार, एक पड़ोसी है मेरा, उसके साथ कुछ लेना देना खास नहीं है, लेकिन मैं रोज की तू मैं नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि वो अपनी गाड़ी मेरे गेट के सामने रखे, मैं उसके घर पे पत्थर मारूं, वो मेरे घर पे पत्थर मारे। वो अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जी, राइट। मैं भाईचारा नहीं चाहता, मैं रिश्तेदारी नहीं चाहता, मैं कोई दोस्ती नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, लेकिन एक व्यवहारिक तरीका मैं चाहता हूं कि एक सिंपल सी चीज हो। और मैं ना अपने मेड को भेजूंगा आपके घर के, जी मेरे को जाग दे दो, मुझे जाग मैं किसी और से ले लूं, ठीक है ना, मैं मदर डेयरी का ले लूंगा, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक तरीका है, एक सलीका होता है, एक सिविलाइज तरीका है। अगर आप उससे रहने को तैयार है तो हम भी रहने को तैयार है। और उसका मतलब यह है कि पाइपलाइन अगर मेरे घर से पहले आती है और फिर आपके घर पे जाती है तो मैं उसको पूरी तरीके
तरीके से ब्लॉक होगा। मैं अपना पानी तो भरूंगा, लेकिन फिर मैं पानी ये नहीं करूंगा कि अपना ही भरते रहूंगा, आपको पानी नहीं आने, ठीक है? तो मैं वो तरीके से चलूँ, आई एम ऑल फॉर इट, आई एम नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप मेरे घर पे पत्थर फेंकना बंद करें, आप मेरे घर के अंदर कचड़ा फेंकते हैं वो फेंकना बंद करें, आप ये जो ताम झाम आप सारा किया हुआ है गाली गलौज वाला, ये इसको बंद करें, एक सलीके से रहें आप अपने, यू गो योर वे, आई विल गो माय वे, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। मुझे तो कोई इमोशनल अब अटैचमेंट नहीं है, एक जमाना था थी, अब खत्म है। आई हैव जीरो इमोशनल अटैचमेंट, भट्टी में जाए फॉर ऑल आई केयर, आप बैंकरप्ट होते हैं, बैंकरप्ट में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो देखना भी नहीं चाहता आपकी तरफ। लेकिन अगर आपकी तरफ से ये बदतमीजियां चलती रही तो फिर मेरी तरफ से एक प्रतिक्रिया आएगी, दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब लेट अस वेट एंड सी। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि फिर रिटायर होने के बाद लोगों को फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं देखिए ना वो भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। अगर वो चाहते हैं तो करते क्यों नहीं है भाई? अगर इतने होकर भी कुछ नहीं सीखे तो फिर कब सीखोगे यार? अच्छा कि पाकिस्तान यूएनएससी में ये IWT का इसने मुद्दा उठाया था, पर इसको वहां से कुछ मिला नहीं। तो आपको यार लगता है यू टेल मी, यूएनएससी को कोई सीरियसली लेता है? हाँ। दुनिया में इतना कुछ हुआ है पिछले 5-6 साल, इस दशक में इतना कुछ हुआ है दुनिया में। वो यूएन का एक बाबा है, वो गुटरेस वो गुटरगू करता है सारा टाइम। हैज एनीबॉडी टेकन हिम सीरियसली? तो हम यूएन करते जा रहे हैं। यूएन इज डेड, इट्स गॉन, इट्स फिनिश्ड। किसने मुझे बताया ना कि उसका क्या रोल रहा है ये जो अभी वेस्ट एशिया में हो रहा है? उसने क्या किया है? कौन से झंडे गाड़े? उससे पहले यूक्रेन को लेकर के वो क्या कर पाया है? आतंकवाद को लेकर के क्या कर पाया? क्या भूमिका रही है यूएन? कुछ है दिखाने को? यूएन ठीक है, अब मेंबरशिप ले लो, वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है, बट इट्स इनइफेक्टिव। आपको लगता है कि वाटर वॉर होना शुरू हो जाएगा क्या? जैसे चाइना को भी ब्रह्मपुत्र चाहिए, वो बंद कर पर तो चाइना हमसे हाइड्रो पॉलिटिकल कोल्ड वॉर में प्रवेश कर रहे हैं। यार चाइना तो बना ही रहा था डैम, वो हमसे पूछ रहा था क्या? नहीं पूछ रहा था ना, वो तो बना ही रहा है। देखिए ना, अब इशू ये होता है कि अगर चाइना बनाता है अपना डैम, अब मैंने वो बहुत ज्यादा क्लोजली स्टडी नहीं किया, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू चाइना भी कितना पानी रोकता है। और लेट मी अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो कि 100% पानी रोक लेता है, ठीक है? वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वो 100% पानी जो चाइना से भारत की तरफ आ रहा है, अरुणाचल में आ रहा है या आसाम में आ रहा है, उसको रोक भी लेता है, तब भी जब नदी भारत में अंदर घुसती है तो 80% उसका जो पानी है वो भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसी के अंदर से उस नदी में आता। तो ठीक है, 20% कम हो गया ना, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, लेकिन लर्न टू मैनेज। जो भी सप्लाईज आपके पास हैं उनको आप अगर बेहतर तरीके से मैनेज कर लें तो देयर इज वेरी लिटिल चाइना कैन डू एज फार एज ब्रह्मपुत्र इज कंसर्न्ड। चाइना ने इंडस रिवर के ऊपर भी बनाए हुए हैं डैम्स, उस पे तो पाकिस्तानियों के मुंह में दही जमा रहता है, ठीक है ना? चाइना कोशिश कर रहा था सतलुज के ऊपर भी करने की, लेकिन बहुत सारा लाइक आई सेड जो कैचमेंट एरिया है इनका, इन नदियों का, उसमें बहुत अधिक पानी जो है वो भारत के अंदर से ही इनमें पड़ता है। तो कोई इतनी अभी तक तो कोई ऐसा इशू नजर नहीं आया कि हमको बहुत ज्यादा कोई चिंता करने की जरूरत। मेरे से लोगों ने बोला था कि जब मैंने 2-4 को बताया कि मैं आपके साथ बातचीत करूंगी, तो उन्होंने मुझे आपसे बोला कि आपने कभी ये कहा था कि कि पाकिस्तान IWT से ज्यादा कश्मीर का नैरेटिव जीतना चाहता है, तो वहाँ के जो आर्मी है और वहाँ के जो पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा मुझे कि पाकिस्तान IWT से ज्यादा वहाँ पे कश्मीर का नैरेटिव जीतना चाहता है, और मुनीर हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए। कहाँ पे? पाकिस्तान में दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट IWT इतना, क्योंकि वो आम जनता को तो कश्मीर के नैरेटिव पे लेके चल रहे हैं। नहीं देखिए, राइट फ्रॉम डे 1 पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान के अंदर एक उसको धारणा बोल लीजिए, उसको जो आई कांट गेट द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन एक सोच ये थी कि मुद्दा कश्मीर का इतना अहम नहीं है जितना पानी का है, क्योंकि नदियां जो हैं वो कश्मीर से होकर के पाकिस्तान के अंदर आती हैं, तो मसला जो है वो नदियों का है, लेकिन उसको बना दिया गया है कश्मीर का मुद्दा, बिकॉज उस पर ऑल्दो बोथ आर वेरी इमोशनल इश्यूज। भाई अगर आप किसी का पानी लो तो बलवा तो हो ही जाता है ना,
वो तो हम लोग कहीं पे भी आप देख लीजिए, पानी के ऊपर तो कितनी लड़ाइयां होती हैं, कॉलोनीज में होती है, विलेजेस के बीच में होती है, किसानों के बीच में टैंकर होती है। टैंकर आता है तो होती है ना पानी की। बिल्कुल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट बोथ दोज इश्यूज आर वेरी इमोशनल इश्यूज, लेकिन क्योंकि पानी का मुद्दा जो था वो काफी हद तक सेटल्ड था और उस पर भारत ने कोई छेड़ाखानी नहीं की थी पहले, तो मुद्दा सिर्फ कश्मीर का और इस्लाम और मुजाहिदीन और ये सारी जो बकवास जिहादी फलसफा इनके अंदर जो कूट कूट के भरा गया, ये उभर करके आता था। लेकिन अब वो इट्स नाउ अ डुअल आर्गुमेंट कि अब वो पानी वाला मुद्दा वापस आ गया है, प्लस वो कश्मीर वाला, इनफैक्ट कश्मीर वाला मुद्दा काफी हद तक अभी नीचे चला गया है, इट्स गॉन अ लिटिल, जो स्केल्स है उसमें नीचे चला गया, बिकॉज द इमीडिएट क्राइसिस इज वाटर। कश्मीर के बारे में तो वो लिखा होता है ना, अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद जाए तो दुकानों के बाहर लिखा होता है कि जी उधारी तब तक मत मांगिएगा जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होता। So, because everybody knows कि कश्मीर is not going to get solved, तो don't ask me for उधारी मत मांगिएगा। तो both those factors are at play. ओके, मेरा लास्ट 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। इसमें लिखा है सुशांत सरीन ने कार्नेगी, मेरे को किसी ने भेजा, एंडाउमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट में माना है कि मुनीर की हार्ड स्टेट स्ट्रैटेजी यानी रिप्रेशन, सेंसरशिप, वीक सिविलियन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में काम कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान। Again, your voice is cracking a bit. Come again. ओके, मैंने कहा सुशांत सरीन ने, मेरे को किसी ने मैसेज भेजा है, कार्नेगी एंडाउमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट में माना है कि मुनीर की हार्ड स्टेट स्ट्रैटेजी यानी रिप्रेशन, सेंसरशिप, वीक सिविलियन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में काम कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान। कार्नेगी में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, कार्नेगी से मेरा कुछ लेना नहीं, आई डोंट नो, ही माइट बी टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स। जी सर, लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई थी उसके ऊपर सुशांत सरीन ने कमेंट किया था। No, I don't remember, but the fact of the matter remains कि जो पाकिस्तान का जो सरकारी तंत्र है उसने अपने आप को फिलहाल के लिए तो बड़ा स्ट्रेंथन किया है ना, वो जुडिशरी का खतना कर दिया उन्होंने, दे कैस्ट्रेटेड द जुडिशरी, वो खत्म हो गई है, सिविल सर्विस वैसे ही खत्म थी, फौज तो बेसिकली इट्स अ मिलिट्री रूल, जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो चपड़ासी हैं, शहबाज शरीफ तो चपड़ासी है और ये जितने हैं इनकी कोई औकात नहीं है, पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, ऑपोजिशन कोई है नहीं, जो मुंह खोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है, टोटली सप्रेस्ड है, टोटली रिप्रेस्ड है, टोटली सेंसर्ड है, और सेंसर इन चीफ आईएसपीआर है, वो सेंसर का काम करता है वहां पर पाकिस्तान में। तो जो भी लीवर्स ऑफ कंट्रोल होते हैं वो तो एक लिहाज से बिल्कुल पकड़े हुए हैं उन्होंने, लेकिन अब प्रॉब्लम उनके लिए 2-3 है। एक प्रॉब्लम तो ये है अर्थव्यवस्था की, जो इकोनॉमी है वो टोटली इट्स गॉन, अब उसमें वो उल्टे सीधे निकालते रहते हैं, लेकिन जो एविडेंस ऑन द ग्राउंड है वो यही है कि द इकोनॉमी इज नॉट टेकिंग ऑफ, वो बिल्कुल एक लिहाज से फंस गई है, क्वागमायर में है, वो बिल्कुल कहीं टेक ऑफ नहीं करती, कोई एक चीज अच्छी होती है तो दूसरी खराब हो जाती है, और उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो विदेश से कौन सी कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, सीपेक वीपेक के सुहाने ख्वाब इन्होंने रचे हुए थे वो भी धड़े के धड़े रह गए, अभी ये सोच रहे हैं कि अब हम ये सारी कूटनीति करेंगे तो इसका हमारे को बड़ा राशिफल मिलेगा टाइप्स, अभी तक तो कुछ नहीं आया, आगे चल के देखते हैं, अगर कुछ आता है तो देखेंगे क्या आता है। तो एक तो ये फैक्टर है, दूसरा इनका फैक्टर ये है कि इन्होंने क्योंकि खबरें इस तरीके से कंट्रोल कर रखी हैं, मीडिया के ऊपर इस तरीके से कदगने लगाई हुई हैं, तो कुछ उभर करके आता नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा जो देश है वो तो अनगवर्नेबल हो गया है ना, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, आए दिन टेररिज्म होता है, दुनिया में सबसे टेररिज्म जहां पर ज्यादा है, मिलिटेंसी सबसे ज्यादा है, वो पाकिस्तान के अंदर है, वो इंसर्जेंसी चल रही है, ठीक है ना, बलूचिस्तान में एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है और एक इस्लामिक मूवमेंट चल रही है केपी में तालिबान वाली, तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता कि यार आधे कंट्री तो आपका कंट्रोल में ही नहीं है, आप कौन सी, आप सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो, अपने लोगों को तो पहले कर लो, लेकिन वो बस ठीक है, वो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जी हम हो गए, हम यहाँ आ गए, हम वहां आ गए, उल्टे सीधे बयान देते जा रहे हैं, जो ये जितने चेले चपाटे इनके हैं सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, बढ़ाते रहते हैं उस चीज को, वेरी गुड एट नैरेटिव वॉर, वेरी गुड एट, भाई झूठ तो जितना मर्जी ऊंचा उठा दो ना, अब वो उसमें फिर ट्रम्प का तड़का लग जाता है, ट्रम्प ने बोला ग्रेट फील्ड मार्शल, वो साला फील्ड मार्शल ऐसे
ऐसा है कि कभी फील्ड में गया ही नहीं, कोई मार्शल किए ही नहीं ट्रूप फील्ड में, लेकिन फील्ड मार्शल बन गया। तो अजीब अजीब से मतलब कि वो फुद्दू खाते खोले हुए हैं इन्होंने, अजीब अजीब से चार्लीज हैं, फैलाते जा रहे हैं अपने झूठ को, बोलते जा रहे हैं। अब ठीक है बोलते रहो, बट जो वास्तविकता है वो तो ये है ना कि दो आपके जो प्रांत हैं वो आपके कब्जे में नहीं है बेसिकली, उधर जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो दैट इज व्हाट इज द रियलिटी। अच्छा, अब लास्ट फाइनल रियली लास्ट क्वेश्चन, ये मीडिएशन के लिए पाकिस्तान को क्यों चूज कर रहा है अमेरिका? मीडिएशन का देखो, इन्होंने शुरू किया था, काफी समय से ट्राई कर रहे हैं कि हमारी कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रोल मिले। इन्होंने कई साल पहले इन्होंने ऑफर किया कि हम सऊदीज और ईरान के बीच में कुछ मध्यस्थता करवाते हैं, उन दोनों ने बोला जा फुट। फिर इन्होंने बोला अच्छा हम रशिया और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करवाते हैं, जैसे हमने 60 के दशक में करवाई थी, 70 में करवाई थी, किसी ने दाना नहीं डाला। तो मतलब ये कोशिश कर रहे थे काफी अरसे से। फिर इन्होंने बोला अच्छा हम अमेरिका और तालिबान की करवाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब करते जा रहे थे। तो जब ये ट्रंप को मिला है पिछले साल आसिम मुनीर, तो उस समय इसने ईरान की बात की है अमेरिका से। एक तो इन्होंने खरीद लिया अमेरिका को, मतलब काफी सारा इन्होंने ब्राइब किया, बहुत घूस खिलाई है, बहुत झका के घूस खिलाई, डील्स दी, वो सब अपनी जगह। लेकिन इन्होंने उनको कन्विंस कर दिया कि भैया ईरान को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ट्रंप जैसा मस्खरा जो है वो भी इनकी बातों में आ गया, तो उसने एक्चुअली सोचना शुरू किया यार ये तो ज्यादा जानते हैं, ये तो उनके पड़ोसी हैं, ये तो ज्यादा जानते के बारे में। और धीरे धीरे करके दे कंटिन्यू टू इंसर्ट देमसेल्व्स। लेकिन जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तब इन्होंने सऊदीज को बोला कि यार देखो लड़ाई तो हम कर लेंगे, तुम बोलोगे, अब तुमने हमारे को मेहनताना दिया हुआ है, हमारे को तुमने रखा हुआ है अपना सिक्योरिटी गार्ड, तो हम लड़ाई तो करनी पड़ेगी, तुमने बोला है तो। लेकिन देखो अगर लड़ाई होगी ना तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा बॉस, ठीक है हम तो लड़ लेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो पहले ही बोल चुके हैं हम तो डंपर ट्रक है, हम तो कूड़े का बिन है, तो हमारा कोई क्या नुकसान करेगा, ठीक है ना। लेकिन सऊदीज आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आप कुछ मत करो, हम बात करते हैं ईरानियों से। ईरानियों को बोला होगा कि देखो यार तुम इनको मत करो कुछ, क्योंकि हमको फिर बीच में पड़ना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि बीच में पड़े, क्योंकि फटी पड़ी थी कि वहां पर करेंगे तो वैसे ही अफगानिस्तान वाला फ्रंट हॉट है, इंडिया वाला फ्रंट हॉट है, एक और फ्रंट खुल जाएगा। तो ईरानियों को भी इन्होंने बोला यार देखो तुम इनको कुछ मत करो, हम तुमको कुछ नहीं करते, बाकी अगर तुमको बातचीत करनी है तो हम बात करते हैं। लाइन तो खुली हुई थी ट्रंप के साथ, बोला यार, और ट्रंप को भी 4 दिन के अंदर पता लग गया था कि भाई मैं तो हार चुका हूं, तो अब वो भी मुंह बजाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज वेदर यू लाइक इट और नॉट द अमेरिकन्स हैव नॉट सक्सीडेड इन दिस वॉर। जितना उनका नुकसान इस युद्ध में हुआ है शायद ही कभी हुआ हो पहले। तो वो भी बोला गया ठीक है अगर कोई बातचीत से ही मैं जीत सकता हूं जो मैं लड़ाई करके नहीं जीत सकता, तो चलो तुम बीच में पड़ जाओ। तो बीच में पड़ गए, लेकिन उससे कुछ निकल के नहीं आएगा, सिंपली बिकॉज जो अमेरिका चाहता है वो ईरान देने को तैयार नहीं है, और जो ईरान चाहता है वो अमेरिका दे नहीं सकता। तो वहां पर कोई मीटिंग ग्राउंड अभी नजर नहीं आ रहा। अगर जब तक कोई मीटिंग ग्राउंड नजर नहीं आएगा तब तक दिस विल कैरी ऑन द वे इट इज कैरिंग ऑन। और उसमें फिर जो डेंजर होता है वो ये होता है कि कोई भी एक साइड ये सोच सकती है कि यार तू मेरे को शॉर्ट चेंज कर रहा था, तू तो मेरे साथ दगाबाजी कर रहा था, जो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। तालिबान और अमेरिका के बीच में भी मध्यस्थता करवा रहे थे तब भी बेसिकली तो ये दोनों को खंजर घूम रहे थे ना, उधर भी खंजर घूम रहे थे, इधर भी खंजर घूम रहे थे। अब उसका तो खामियाजा इनको पता लग गया कि क्या हुआ है जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, अब इसका भी पता लग जाएगा आगे। थैंक यू सो मच सुशांत, आपने समय दिया, हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You're most welcome. That was sarcasm. Sometimes. See you.